नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जिला दर्शन प्रश्नोत्तरी में हम चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में बात करेंगे, जिसे गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ कहा जाता है और बाकी सभी जो दुर्ग हैं उसे गढ़ैया कहा जाता है, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, शक्ति और भक्ति की नगरी कहा जाता है। तो उसकी बात आज हम करने वाले हैं। एक बार टेक्निकल टीम कमेंट शो कीजिए जी। सभी का अभिवादन स्वीकार है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। बिल्कुल सभी की जय हो जी। बिल्कुल सभी को राम राम, सभी को प्रणाम, नमस्ते, सभी को नमस्ते। देवाजी गुजर नमस्ते करें, नमस्ते। माया जी नमस्ते जी। कमलेश जी तिवारी नमस्ते। हाँ, 8 बजे से ही लाइव है, 5 मिनट क्लास लेट हुई है, लेकिन क्लास टाइम पे खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। चित्तौड़गढ़ से प्रणाम दीप राजी, सभी को नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन जी, नमस्कार। पाबू जी की धरती से प्रणाम जी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जय चित्तौड़, जय मेवाड़ जी। बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं, सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। अब बहुत फास्ट चल रहे हैं कमेंट, इसलिए नाम लेना मुश्किल है। बीच बीच में आप सभी के कमेंट में देखूंगा और बिल्कुल बात करेंगे जी। सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं आज की चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन की क्लास, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से संबंधित ऐतिहासिक बहुत ज्यादा फैक्ट हैं। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे और जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जितनी डिटेल यहाँ हो पाएगी उतनी डिटेल यहाँ पर हम करेंगे। विजय स्तंभ की जितनी डिटेल यहाँ हो पाएगी उतनी डिटेल करेंगे। उसके बाद में जो हमारी वर्णनात्मक क्लास चलेगी उसमें हम चित्रों के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को फुल डिटेल से हम पढ़ेंगे। उसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचेगा जी। बिल्कुल कुचामण की सिटी से प्रणाम, चित्तौड़गढ़ की सिटी से प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम जी। त्याग और बलिदान की भूमि, रतन जी सैन, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ है त्याग और बलिदान की भूमि। देव किशन जी जाट, राम राम चित्तौड़गढ़ से जी भाई, सभी को राम राम, जय हिंद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न, तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई का संबंध, मांगी बाई का जो संबंध है वो चित्तौड़गढ़ के किस गांव से है? तो यहां पर चित्तौड़ के गांव से मांगी बाई का संबंध बताना है। पादरला, बानीना, मांगरोल या कपासन। तो पादरला की बात करें तो पादरला में इनका क्या था? ससुराल था। और यदि हम इस तेरह ताली नृत्य की बात करें तो जो तेरह ताली नृत्य है इसका जन्मस्थल कौन सा गांव माना जाता है? ये पादरला गांव माना जाता है। याद रखें, मांगी बाई का जो जन्म है वो बानीना गांव में हुआ था, लेकिन पादरला गांव जो है पाली के अंदर स्थित है, जहां पे मांगी बाई का ससुराल था, वो जो गांव है पादरला, वो तेरह ताली नृत्य का क्या माना जाता है? जन्मस्थल माना जाता है। तेरह ताली नृत्य जो है बाबा रामदेव का जो मेला बढ़ता है रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर के अंदर, उसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मेला बढ़ता है भाद्र पद द्वितीया से लेकर एकादशी 11 तक बढ़ता है, मतलब 20 से लेकर 11 तक वो मेला बढ़ता है। और वो जो नृत्य है वो वहां की शान है। और मारवाड़ का जो कुंभ है वो बाबा रामदेव के मेले को कहा जाता है। तो यहां पर पादरला नहीं होकर क्या हो जाएगा? बानीना सही हो जाएगा। मांगरोल की भी बात करेंगे, सीमेंट का कारखाना है यहाँ पर। कपासन की बात करेंगे, यहाँ पर डीएपी खाद का कारखाना है। और यहाँ पर ये मांगी बाई का चित्र आपको दिख रहा है। 13 मजीरे इन्होंने अपने शरीर पर बांध रखे हैं और इनको आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जा रही है और ये नृत्य कहलाता है तेरह ताली नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के अंदर एक ऐसा मंदिर भी है, एक ऐसे देवता भी है जिन्हें अफीम के देवता कहा जाता है। बिल्कुल बानीना गांव चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। पादरला की मांगी बाई, पादरला में इनका ससुराल था। बिल्कुल सही बात है। क्लास को एक बार सभी शेयर कीजिए। आज लाइव का टारगेट 1000 प्लस है। 1000 प्लस लाइव आज होने चाहिए, है ना। जिस ऊर्जा और जोश के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी जोश के साथ आपको भी आज इस क्लास को शेयर करना है। बीच बीच में आप सभी के कमेंट देखता रहूंगा जी। बिल्कुल रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण तेरह ताली नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। अफीम वाले देवता की बात करें, भदेसर के भैरू जी, कल्लाजी राठौड़, सांवरिया सेठ और समीदेश्वर मंदिर। तो समीदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है, इसे भोज मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया और भोज ने इसका निर्माण करवाया। समीदेश्वर, ईश्वर शब्द आते ही समझ जाना है, महादेव का मंदिर है। सांवरिया सेठ की बात करें, सांवरिया सेठ का मंदिर मंडफिया के अंदर है। और अब ये जो मंडफिया है इसका नाम क्या कर दिया गया है? सांवरिया जी कर दिया है। सांवरिया जी इसका नया नाम कर दिया गया है। पहला इसका नाम मंडफिया आता था। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ है ना, चित्तौड़ के तीसरे साके के अंदर शहीद हो जाते हैं। इनकी यहाँ पर क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। भदेसर भैरू जी, भदेरिया भैरू जी इनको कहते हैं। प्रसिद्ध भैरू जी का मंदिर जो भदेसर के अंदर स्थित है। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सांवरिया सेठ होगा। तो अफीम वाले देवता जो है वो कौन कहलाते हैं? सांवरिया सेठ कहलाते हैं। यहां पर अफीम चढ़ाने का रिवाज है। यहां पर अफीम चढ़ाने का रिवाज है।
तो अभी जो है वो अफीम का सीजन चल रहा है, अभी हाल ही में अफीम की चिराई और लुवाई हुई है। तो अब इसके बाद में जिस किसी ने मन्नत मांगी होगी कि भगवान मेरा इतना जो कोटा है, इतना मेरा एवरेज औसत जो है वो पूरा हो जाएगा तो मैं इतनी आपके चढ़ाऊंगा, तो यहां पर चढ़ाई भी जाती है अफीम। तो इनको क्या कहा जाता है, लोक देवता कहा जाता है अफीम वाले। और यहां पर हम बात करें सांवरिया सेठ की, तो इनका जो मंदिर है यहां पर जल जूलनी एकादशी को, जल जूलनी 11 को यहां पर बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आपके सामने जो दृश्य दिख रहा है, ये जो दृश्य है ये सांवरिया सेठ की मूर्ति का दृश्य है, और ये जो मंदिर के सामने दृश्य दिख रहा है ये मेले का दृश्य है जो जल जूलनी को मेला बढ़ता है। बहुत ही भव्य मेला यहां पर बढ़ता है। अभी ये मंदिर अगर आपको देखना है तो उदयपुर से यदि आप कभी चित्तौड़गढ़ आओगे वाया मंगलवाड़ बांसवाड़ा होके, तो उस रास्ते पे ये पड़ता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो यहां पर पुष्कर की बात करें हम, इसे राजस्थान में तीर्थों का मामा कहा जाता है। कोलायत, यहां पर दीपदान की परंपरा है। देवयानी तीर्थ की बात करें सांबर के अंदर है, तीर्थों की नानी इसे कहा जाता है। मातृकुंडिया की बात करें तो मातृकुंडिया जो है वो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। यहां पर पिंड दान की परंपरा है। पिंड दान, जिस प्रकार से हम अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाते हैं और वहां पर उनकी अस्थियों का विसर्जन करके उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए हम वहां पर प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया में उनके अस्थियों को प्रवाहित करते हैं, उसी प्रकार से यहां पर मान्यता है राजस्थान में यदि कोई हरिद्वार नहीं जा पाए तो वो मातृकुंडिया जरूर आता है और यहां पर अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करता है। कई लोग बाहर के भी यहां पर आके अस्थियों का विसर्जन करते हैं। यहां पर एक बहुत ही भव्य मेला भरता है, वो कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को यहां पर मेला भरता है। ये जो आपके सामने दृश्य दिख रहा है ये दृश्य किसका है? ये लक्ष्मण झूले का दृश्य है। लक्ष्मण झूला। तो मातृकुंडिया से संबंधित आज 2-3 फैक्ट यहां पर आने वाले हैं, 2-3 चित्रों की यहां पर हम बात करेंगे। प्रेजेंटली जो ये आपको दिख रहा है ये झूला है। हरिद्वार इसीलिए कहा जाता है कि हरिद्वार की भांति यहां पर लक्ष्मण झूला भी स्थित है। तो ये तो पीछे वाला सीन है, इसके आगे वाले सीन की यहां पर बात करेंगे। ये जो नीचे आपको पानी दिख रहा है ये कौन सी नदी है? ये बनास नदी है। और यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर बनास बांध बना हुआ है ना, बनास बांध क्या सॉरी से मातृकुंडिया बांध के नाम से जाना जाता है। तो ये इस पर बना हुआ लगभग दूसरा तीसरा बांध माना जाता है, दूसरा बांध इसे मान सकते हैं हम। और इस बांध के यहां से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसे हम एक ही आंदोलन कहते हैं, और शुरुआत करने वाले थे मोतीलाल तेजावत, जिसे आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। भीलों में उन्होंने जागृति लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बिल्कुल। तो यहां पर कार्तिक पूर्णिमा में तो पुष्कर में हो रहा है, यहां पर वैशाख पूर्णिमा की मान्यता है। माघ पूर्णिमा की बात करें तो गणेश्वर नहीं, वहां पर बेणेश्वर जो है डूंगरपुर के अंदर, वहां पर मेला भरेगा माघ पूर्णिमा में। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल। और यहां पर कोलायत में दीपदान की परंपरा है। तो यहां पर हमने बात की थी मातृकुंडिया की, तो मातृकुंडिया जो है इससे संबंधित और बात करेंगे, बहुत सारे इससे फैक्ट है। मेन फैक्ट की बात करते हैं, यहां पर वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। पिंडदान की यहां पर परंपरा है। यहां पर एक प्रसिद्ध महादेव का मंदिर है, वो भी हम नेक्स्ट प्रश्न में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। सभी क्लास को टाइम टू टाइम शेयर करते रहे। जी बिल्कुल। मातृकुंडिया जो है हरनाथपुरा गांव, तहसील रास में, जिला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं जी। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तथ्य का संबंध चित्तौड़गढ़ से नहीं है? मीरा महोत्सव की यदि यहां पर बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है। और यहां पर मीरा की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। द्वारिका धाम से लेकर यहां पर सवारी निकाली जाती है। और मीरा महोत्सव की एक झांकी का जो आयोजन है वो एक चित्तौड़गढ़ में जो कलेक्ट्री है, चित्तौड़गढ़ में कलेक्टर का जो ऑफिस है उसके बाहर एक तरफ तो दांडी मार्च की यात्रा का दृश्य है, दूसरी तरफ मीरा महोत्सव जो होता है उसकी यात्रा का एक दृश्य वहां पर प्रदर्शित किया गया है। मीरा संग्रहालय की बात करें, संग्रहालय उदयपुर के अंदर है। मीरा संग्रहालय जो है ये उदयपुर में है, उदयपुर। और यहां पर बात करें जौहर मेला बिल्कुल यहीं पर जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहां पर जो 3 प्रमुख जौहर हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े जो 3 शाखे हो चुके हैं, उनको याद रखने के लिए, उनकी याद को ताजा रखने के लिए यहां पर जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। फोर्ट फेस्टिवल की बात करें, अभी हाल ही में 12 से 13 मार्च को यहां पर फोर्ट फेस्टिवल हुआ था, जिसमें लाइट एंड साउंड शो का बहुत बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल। मीरा संग्रहालय उदयपुर में कल हमने बात की थी, तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो अलग हो जाएगा। और यहां पर जो ये दृश्य दिख रहा है ये मीरा मंदिर का दृश्य है। इसी के सामने यहां पर संत रैदास की छतरी भी है जो मीरा के गुरु माने जाते हैं, उसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सबसे ज्यादा जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे विजय स्तंभ
स्तंभ से संबंधित कोई प्रश्न उसमें नहीं पूछा गया। राणा कुंभा के बारे में हर एग्जाम में लगभग प्रश्न आते हैं। 3 तरीके से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो उनके सैनिक अभियानों के बारे में पूछे जाएंगे, या उनकी उपाधियों के बारे में पूछे जाएंगे, या उनकी स्थापत्य कला के बारे में पूछे जाएंगे। क्योंकि राजस्थान में स्थापत्य कला के जो जनक है वो राणा कुंभा माने जाते हैं। मेवाड़ के अंदर बहुत सारे उन्होंने दुर्गों का निर्माण करवाया, वो भी आगे प्रश्न हम वहां पर बात करेंगे। तो उनके जो निर्माण कार्य है उसमें सबसे फेमस निर्माण कार्य है कुंभलगढ़ दुर्ग और यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। तो यहां पर यदि हम बात करें विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल और राणा लाखा। लाखा के समय तो हम जानते हैं कि पिछोला झील का निर्माण हुआ था। इनके समय में जावर के अंदर चांदी की खान का पता चला था। और बप्पा रावल की यदि बात करें, इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना कैलाशपुरी के अंदर की थी। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है, वहीं पर विष्णु मंदिर भी है, हरिहर मंदिर भी है। और राणा सांगा की बात करें, राणा सांगा का पूरा जीवन जो है वो युद्धों में बीत गया। उन्होंने 3 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जिसके अंदर खातोले का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध माना जाता है। राणा कुंभा ने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, राणा कुंभा ने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए। ये आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित एक विजय स्तंभ का दृश्य है। विजय स्तंभ की यहां पर हम बात करते हैं। पहली बात तो ये आपने कई बार विजय स्तंभ के यहां पर देखे होंगे। इस तरीके से विजय स्तंभ को बिल्कुल ऐसे लेके जो फोटो खिंचवाने की परंपरा है वो यहां पर ये लोग खड़े हुए, यहां पर फोटो खींचा जा रहा है, जिसमें इस तरीके का दृश्य लिया जा रहा है कि विजय स्तंभ जैसे आपके हाथों के नीचे हो। अब इस विजय स्तंभ के बारे में यदि हम बात करें तो पहली बात तो ये 9 मंजिला है। 9 मंजिला। हाइट की बात करें, ऊंचाई, तो कहीं तो आपको 120 मिलेगी, कहीं आपको 122 फीट मिलेगी। मीटर नहीं है, 37 पॉइंट कुछ ऊपर यहां पर मीटर है। तो यहां पर 120 फीट कह दो या इसको 122 फीट कह सकते हैं। निर्माण की यदि हम बात करें तो 1440 से लेकर 48 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। क्यों करवाया? तो 1437 में एक युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, उसको राणा कुंभा ने जीता था और उस जीत को एक तरीके से यादगार बनाने के लिए इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। 9 मंजिला ये भवन है। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। बहुत सारे भारतीय देवी देवताओं की इसके ऊपर मूर्तियां उत्कीर्ण होने के कारण इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। यहां पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसमें राणा कुंभा की उपाधियों का हमें उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारी इससे संबंधित यहां पर जानकारी है। और 1949 के अंदर है ना, 15 अगस्त 1949 की यदि हम बात करें तो यहां पर इसके ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और यह राजस्थान में डाक टिकट जारी होने वाली प्रथम इमारत थी। इससे पहले किसी इमारत के ऊपर डाक टिकट जारी नहीं किया गया था। इसके बाद यदि हम विजय स्तंभ की बात करें, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विजय स्तंभ की बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी यह प्रतीक चिन्ह है। और भी इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं जो हम कभी चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन की जब वर्णनात्मक क्लास होगी तो वहां पर हम पूरी बात करेंगे। बिल्कुल सभी क्लास को टाइम टू टाइम शेयर करते रहे। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया कहने वाले विद्वान कौन थे उसकी बात भी आगे हम प्रश्न में करने वाले हैं। बिल्कुल शिल्पकार की यदि हम बात करें तो यहां पर मंडन जो है वो इसके वास्तुकार होंगे। इसके बाद में जेता, नापा, पूंजा जो थे वो सभी इससे संबंधित है। बिल्कुल गंगरार से प्रणाम, देव किशन जी जाट प्रणाम आपको। नेक्स्ट बात करें हम, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भाई बेगू किसान आंदोलन जो है वो आंदोलन एक बहुत ही भव्य आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन की जो ज्वाला है वो यहां पर भी ददक पड़ी। और यहां पर जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे साधु सीताराम, इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से। रूपाजी कृपाजी जो है यहां पर गोविंदपुरा में घटी एक घटना के अंदर यहां पर शहीद हो गए थे, तो इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। ये तो एक सभा के अंदर बैठे थे और यहां पर गोलीबारी से शहीद हो गए। राम नारायण चौधरी की बात करें तो राम नारायण चौधरी जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। किसके कहने पर करते हैं? तो विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह के कहने पर इस किसान आंदोलन का ये नेतृत्व करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। पंछीड़ा इनका प्रसिद्ध गीत है। संत शिरोमणि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? तो यहां पर हम मीराबाई की बात करें तो संत कबीरदास जी, संत दादू दयाल जी, रामदास जी और संत रैदास जी। तो मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? मीराबाई तो सगुण धर्म को मानने वाली थी, किसी आकार की पूजा करती थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उनको ही सब कुछ मानती थी, तो वो एक आकार की पूजा है। तो वो कौन सी हो गई? वो तो सगुण पूजा हो गई। लेकिन जो रैदास जी है ये निर्गुणी परंपरा के थे। और रैदास जी से संबंधित, चूंकि हमें यहां पर किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं, सभी हमारे लिए यहां पर बराबर है। लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से यहां पर बात करें, जो सबसे ज्यादा यदि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो संत रैदास जी से संबंधित क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकता है? पहली बात तो ये
चर्मकार और चमार जाति से थे, इसलिए ये जाति इनको क्या मानती है, आराध्य मानती है। और यहां पर यदि हम इनसे संबंधित दो बात करें तो एक तो आती है इनकी छतरी और दूसरा आता है इनका पेनोरमा। पेनोरमा ये दोनों कहां पर है, तो छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मीरा मंदिर के सामने, मीरा मंदिर के सामने, मीरा मंदिर के सामने। और पेनोरमा की बात करें तो ये मोहर मगरी या मोहर मंगरी कह सकते हैं, मोहर मंगरी वहां पर है। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के यदि आगे हम आकार की बात करेंगे, ये जैसे एक लंबी सलंग पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ना, जिसे मेसा का पठार या चित्रकूट पहाड़ी भी कह सकते हैं, तो यहां पर एक छोटी सी मंगरी बनी हुई है जिसे मोहर मंगरी कहते हैं। तो यदि हम इस तरफ यदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाते हैं तो यहां पर तो इसके द्वार वगैरह हैं, एक पीछे और सूरजपोल इसके दरवाजा पड़ता है। तो यदि हम इस तरफ से बीड़गास एराल की तरफ जो जाते हैं तो यहां पर मोहर मंगरी के निकट ही, यहां पर चित्तौड़ी के निकट या मोहर मंगरी के निकट इनका पेनोरमा बनाया गया है, अभी हाल ही में बना है, बहुत ही भव्य पेनोरमा है। पेनोरमा का मतलब एक स्मारक होता है जो किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, उनकी याद दिलाने के लिए, उनके जीवन की सभी यादें जो है वो वहां पर संग्रहित होती है। बिल्कुल मीराबाई का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, कुड़की के अंदर हुआ था। और कुड़की वर्तमान में कहां है, पाली में है। उस समय तत्कालीन मेड़ता रियासत में आया करती थी। बाजोली में उनका लालन पालन हुआ और वहीं से एक गीत का प्रचलन हुआ कि मीरा जन्मी मेड़ते और परणाई चित्तौड़। तो चित्तौड़ उनका ससुराल था, भोजराज जी जो थे वो उनके पति थे, राणा सांगा के बड़े पुत्र, ठीक है ना। बिल्कुल जिला दर्शन जो है उसकी बहुत ही जल्द आपको सूचना दी जाएगी। जिला दर्शन पुस्तक का वीडियो एक दो दिन में आपको अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संपूर्ण जानकारी एक अलग से वीडियो में आपको दे दी जाएगी, बिल्कुल बहुत अतिशीघ्र लॉन्च की जाएगी, निश्चिंत रहें आप। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। असुमेलित को छांटने की यहां पर जो बात आती है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303, तो ये किसके समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। एक के हम इसे कह सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा है, गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और तीसरे शाखे की यदि हम बात करें तो इस समय आक्रमण करने वाले कौन थे, अकबर। अकबर ने यहां पर आक्रमण किया था। तीसरे शाखे के समय शासक कौन थे, शासक थे उस समय महाराणा उदय सिंह। और दूसरे शाखे की हम बात करें तो यहां पर उस समय शासक कौन थे, महाराणा विक्रमादित्य, जो उदय सिंह जी के बड़े भाई थे। और यदि यहां पर हम बात करें तो इनके समय शासक कौन थे, रतन सिंह जी इनके समय शासक थे, रावल रतन सिंह है। और इस समय शासक कौन है, तो इस समय यहीं पर लिख देते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और तीसरे की यदि हम बात करें तो महाराणा उदय सिंह है, उदय सिंह इस समय शासक थे। अब यहां पर कई बार जौहर के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि यहां पर जौहर करने वाली कौन थी। तो यहां पर यदि प्रथम शाखे की बात करें तो इस समय पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। लगभग 1600 वीरांगनाओं ने यहां पर जौहर किया था। दूसरे जौहर की बात करें तो इस समय लगभग 17,000 वीरांगनाओं ने जौहर किया था। और तीसरे के समय 700 वीरांगनाओं ने जौहर किया था। प्रथम शाखे की बात करें पद्मिनी, दूसरे शाखे की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, कर्णावती या कर्मावती भी कह सकते हो, कर्णावती और कर्मावती भी कह सकते हो, एक ही बात है। इस समय जो सेना का नेतृत्व किया था वो करने वाले थे रावत बाघ सिंह। इसकी बात और आगे हम डिटेल में करेंगे। और इस समय जो ये शाखा हुआ था इसमें फूल कंवर के नेतृत्व में ये जौहर हुआ था, है ना। फूल कंवर जो है फतेह सिंह सिसोदिया की रानी थी। बिल्कुल अति शीघ्र सूचना दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है, देखो शुभंकर की बात यहां पर आ गई है। तो सबसे पहले हम चित्तल की बात करें तो ये जयपुर का शुभंकर है। इसके बाद मोर की बात करें ये भिलवाड़ा का शुभंकर है। और इसके बाद में कब्र बिज्जू की बात करें तो उदयपुर का शुभंकर है, जिसकी हाल ही में क्लास हुई है। तो चौसिंगा जो है वो यहां पर स्थित मृग वन में पाया जाता है। चौसिंगे का मतलब हिरण की वह प्रजाति जिसके 4 सिंग होते हैं। यहां पर ये आप हिरण देख सकते हो, ये है 2 सिंग और ये है 2 सिंग। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 सिंग यहां पर हो गए। जी बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ किले के बारे में संपूर्ण जानकारी बिल्कुल बताएंगे, है ना। शुभम जी सेन कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ किला देखना हो तो घूमने आ जाओ। बिल्कुल, जो फ्री हो गए हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम से, जिनका नंबर नहीं आया, बिल्कुल घूमने जा सकते हैं और घूम घूम के यादें ताजा कीजिए। अभी निराश होके टेंशन में आ रहे हो घर में बैठे बैठे, इससे अच्छा थोड़ा सा अभी घूम लीजिए। 10-15 दिन घूमने के बाद में वापस तैयारी में जुट जाएगी। नेक्स्ट टाइम भर्ती जो है आपका वेट कर रही है, बिल्कुल तैयारी के साथ में
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से चित्तौड़गढ़ का भौगोलिक उपनाम नहीं है। देखो यहां पर दो चीज हो सकती है, एक नाम ऐतिहासिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक किसी कारणों से नाम दिए जाते हैं, लेकिन भौगोलिक नाम जो है उस जिले की विशेषता के कारण में वो नाम दिया जाता है। तो यहां पर यदि हम बात करें राजस्थान का गौरव, देखो राजस्थान का गौरव खेजड़ी को भी कहा जाता है, खेजड़ी, खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। कभी अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग उसमें ऑप्शन में नहीं है तो आपको खेजड़ी भी आंसर लगाना है। शक्ति और भक्ति है ना, मीराबाई की वजह से शक्ति और भक्ति की नगरी इसे कहा जाता है। खिजराबाद की यदि बात करें तो नाम करने वाले कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उन्होंने ये नाम रखा था। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो गंभीरी नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है ना, राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड जो है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर एक पुल बना हुआ है गंभीरी पुल, उस पुल के ऊपर एक शिलालेख है और वहां पर लिखा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो नाम है वो क्या किया गया, खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। बिल्कुल, और प्रणय और वीरता, वीरता महाराणा प्रताप से संबंधित है ना, और शक्ति और भक्ति की वजह से, तो ये एक अलग नाम हो जाएगा खिजराबाद। ये एक ऐतिहासिक नाम है जो एक समय कालखंड में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका नाम बदला गया। बाकी ये जो तीन नाम है ये भौगोलिक विशेषता के कारण ये नाम इनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस उद्योग के लिए चित्तौड़गढ़ जिला प्रसिद्ध है। यहां पर देखो एक कारखाने का फोटो भी है, जो ये गेट वेट लगा हुआ है, और इस चित्र को देखकर मेरी अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई। 2012 में मैं यहां पर बाउंसर की जॉब किया करता था, जेके सीमेंट प्लांट का ये आपके सामने छाया चित्र दिख रहा है। तो ये जो यहां पर जेके प्लांट का मेन गेट है जिसमें हम एंट्री करते हैं यहां पर, तो ये पूरा प्लांट का फोटो है। और ये जो जेके सीमेंट है तो इसका मतलब राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सीमेंट की जो फैक्ट्रियां है वो कहां पर है, तो सीमेंट उद्योग के लिए चित्तौड़गढ़ जिला जाना जाएगा। कपड़ा उद्योग के लिए भीलवाड़ा जाना जाता है। यदि लोहे उद्योग की बात करें तो राजस्थान में अलग अलग जिलों में लोहे उद्योग फैला हुआ है। बिल्कुल, यहां पर स्थित जेके सीमेंट का जो कारखाना है, आगे हम जेके सीमेंट की बात करने वाले हैं, राजस्थान में उत्पादन क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है। तो यहां पर सीमेंट उद्योग जो है वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित हो जाएगा। गोसुंडा बांध की बात करते हैं, किस नदी पर बना हुआ है। देखो ली, ये एक तरह से बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है। चित्तौड़गढ़ में स्थित बांध बहुत ज्यादा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो नदियां है वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। यदि संभाग की बात की जाए तो कोटा आएगा, और जिले की बात की जाए तो कौन सा आएगा, चित्तौड़गढ़ आने वाला है। तो यहां पर यदि हम बात करें बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ, तो मातृकुंडिया बांध बना हुआ है। तो एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि सर यहां पर किताबों में चंद्रभागा दे रखा है, तो भाई वहां पर जाकर देख लेना नदी कौन सी है, चंद्रभागा नदी है कि मातृकुंडिया नदी है। गंभीरी की बात करें तो इस पर दो बांध बने हुए हैं, एक मोरवन बांध बना हुआ है और दूसरा गंभीरी बांध बना हुआ है। अभी गंभीरी बांध की भी आगे हम बात करने वाले हैं। मोरवन बांध मध्य प्रदेश में है, गंभीरी बांध जो है वो निम्बाड़ा के निकट स्थित है, जो एमपी और यहां पर राजस्थान की बॉर्डर पर है। कोठारी नदी की बात करें तो इस पर कौन सा बांध है, मेजा बांध है। और बेड़च की यदि बात करें तो ये गोसुंडा बांध जो है वो बेड़स नदी के ऊपर हो जाएगा। और बेड़स नदी की यदि हम बात करें तो आयड़ के नाम से गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और उसके बाद में उदय सागर झील में गिरने के बाद में जब पुनः वापस निकलती तो क्या नाम हो जाएगा, बेड़स उसका नाम हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल गंभीर यहां पर आंसर आ रहा है। बिल्कुल शुभम जी कह रहे हैं कि मेरे गांव में है, बिल्कुल शुभम जी है ना, गोसुंडा के पास ही है। यहां पर अप्पावास गांव के निकट जो है ये बांध पड़ता है। तो बेड़स नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा, गोसुंडा बांध हो जाएगा। बिल्कुल, ये दृश्य भी है आपके सामने, गोसुंडा बांध का दृश्य है। ये गोसुंडा बांध के गेट है, यहां पर निकट ही एक पहाड़ी है, ये रास्ता निकल रहा है जो इस तरफ से जा रहा है, और इसी के सामने एक होटल कास्टेज नारेला के नाम से यहां पर एक बहुत ही फेमस होटल है। जी बिल्कुल, तो यहां पर एक बार क्लास को आप पुनः शेयर कीजिए, है ना, लाइव का आंकड़ा बहुत कम चल रहा है, और जिस जोश के साथ आज हम इस क्लास को पढ़ रहे हैं उस जोश के हिसाब से आपको पहले सूचित कर दिया गया है क्लास के बारे में। एक बार जितने भी साथी देख रहे हैं ना, लगभग 400 प्लस लोग यहां पर देख रहे हैं, तो सभी एक बार शेयर करेंगे तो लाइव का आंकड़ा बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, आप सभी एक बार शेयर कीजिए, फिर हम आगे की बात बढ़ाते हैं। तो यहां पर ये गोसुंडा बांध की बात हमने की। नेक्स्ट बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ में किस जगह डीएपी खाद का कारखाना है। तो यहां पर कपासन की बात करें, भोपाल सागर की बात करें, मांगरोल निम्बाड़ा की बात करें, तो डीएपी खाद का जो कारखाना है वो प्रॉपर कहां पर है, निम्बाहेड़ा वे कांकरिया के निकट है। कांकरिया है ना, यदि हम
सिंहपुर टोल से आगे जाते हैं तो ये कारखाना आता है, डीएपी खाद का है, लेकिन ये निम्बाड़ा वो निम्बाड़ा नहीं है ना, ये निम्बाड़ा बड़ा वाला निम्बाड़ा है। तो ये जो जगह का नाम आता है पर्टिकुलर, वो कौन सा आता है? कपासन आता है, क्योंकि ये किसके निकट है? कपासन के निकट होने के कारण कपासन का सही नाम यहां पर आता है। ये बड़ा निम्बाड़ा कहा जाता है, ये छोटा निम्बाड़ा कहा जाता है। तो इनके बीच में स्थित होने के कारण और कपासन के बिल्कुल निकट होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ये कपासन के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम गोहिल शासक जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया। देखो यहां पर दो चीज होती है, अधिकार करना अलग चीज होता है, राजधानी बनाना अलग चीज होता है ना। तो यहां पर एक ही व्यक्ति हो सकता है अधिकार करके राजधानी भी बना दे, और हो सकता है दोनों अलग अलग भी कर दे। बिल्कुल कपासन के निकट है और बिल्कुल यहां पर अभी बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। यहां पर देख लेना आप, नारेला के पास में तो जुबिलेंट फैक्ट्री बनी हुई है, और उसके बाद में आप आगे जाके देखो वो जो प्लांट सिंहपुर टोल के बनाया। तो यहां पर यदि हम बात करें, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि गोयल शासक प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। तो यहां पर अल्लट ना आंसर आगे क्या आएगा? जैत्र सिंह आएगा। अल्लट के समय हम जानते हैं कि इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था और नागदा को आग लगा के नष्ट कर दिया था। उसके बाद में जैत्र सिंह जो है अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो उस समय इन्हीं के अधीन था, तो उसके बाद में इन्होंने राजधानी कहां बना दी? राजधानी बना दी इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो जैत्र सिंह है राजधानी बनाने वाले व्यक्ति, और बप्पा रावल कौन है? बप्पा रावल या कालभोज इस पर अधिकार करने वाले व्यक्ति हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दृश्य आपके सामने दिख रहा है, ये गोमुख कुंड है यहाँ पर, और यहाँ नीचे से रास्ता निकला हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बात करें तो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, एक पठार पर बना हुआ है। इसमें कुछ महलों के दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये जयमल फत्ता की हवेली दिख रही है, यहाँ पर ये विजय स्तंभ दिख रहा है, इधर आगे कालिका माता का मंदिर दिख रहा है। बहुत सारे दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर समीदेश्वर मंदिर स्थित है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? देखो ये भी एक तरह से फेमस क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात माना जाता है। इसे हिंदी में हम झरना कह सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो वाटरफॉल, है ना। बिल्कुल। तो यहां पर एक बार आप क्लास को पुनः शेयर कीजिए, हम कंटिन्यू इस क्लास को करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं चूलिया जलप्रपात की। तो पहली बात तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई की बात करें तो 18 मीटर है इसकी ऊंचाई, लगभग 18 मीटर। देखो नापी गई काफी जमाने पहले है, अब वर्तमान में कितनी है, लेकिन 18 मीटर का आंकड़ा जो वो है चल रहा है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राज्य का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। बिल्कुल 18 मीटर इसकी हाइट है, चंबल नदी पर बना हुआ है। अधिकतर जो आंसर आ रहे हैं वो चंबल नदी का आंसर आ रहे हैं। कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल। तो यहां पर बात करें चंबल नदी, बनास नदी, ओराई नदी, मैनाल नदी, तो चंबल नदी पर यह बना हुआ है। और कहां पर बना हुआ? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग से थोड़ा आगे ये बना हुआ है। अभी हम बात करेंगे चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृकुंडिया में स्थित प्रसिद्ध महादेव का मंदिर कौन सा है? देखो अब प्रश्न आ भी गया यहां पर कि मातृकुंडिया जो है वहां पर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो यहां पर बात करें शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ जिले में स्थित है, राजस्थान का प्रथम ऐसा मंदिर जिस पर तिथि अंकित है। दूसरी बात करें हरणी महादेव का, तो ये कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, और ये कहां है? झालावाड़ के अंदर है, झालरा पाटन में है, तो झालावाड़ हो जाएगा, झालावाड़। और इसके बाद में यदि हम बात करें मंगलेश्वर महादेव की, तो मंगलेश्वर महादेव जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है जो मातृकुंडिया के अंदर है। और संगम महादेव जो है वो बेड़स और गंभीरी नदी के संगम पर मानपुरा के निकट भोईखेड़ा से आगे हम जाते हैं तो चंदेरिया, भोईखेड़ा और मानपुरा इनके आसपास बीच की जगह पर बसा हुआ है, वो है संगम महादेव। बहुत ही विगम दृश्य है, यहाँ पर देखने का मजा ही कुछ और है, कभी समय मिले तो जरूर जाना। यहाँ पर जो ये दिख रहा है मंगलेश्वर महादेव का दृश्य है, मातृकुंडिया में स्थित मंदिर का दृश्य है। अंदर जो है ये भगवान महादेव की मूर्ति है, यहाँ पर शिवलिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ को स्पर्श नहीं करती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो इस मैप के माध्यम से समझते हैं कौन कौन से जिले जो हैं वो चित्तौड़गढ़ से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्तौड़गढ़ है दो भागों में विभक्त होने के कारण इससे कई जिलों की सीमा लगती है। यहाँ पर रावतभाटा भैंसरोडगढ़ एरिया की बात करें तो इससे कोटा की सीमा लगती है, इससे बूंदी की सीमा लगती है और इसे भीलवाड़ा की सीमा लगती है। इसके बाद में यदि हम इस तरह बात करें तो राजसमंद की सीमा लगती है, उदयपुर की सीमा लगती है, प्रतापगढ़ की सीमा लगती है। तो यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन में है,
डूंगरपुर है, भिलवाड़ा है और प्रतापगढ़ है, तो यहां पर डूंगरपुर अलग आप ऑप्शन हो जाएगा। डूंगरपुर से सीमा नहीं लगती है, डूंगरपुर यहां पर दूरी पर बना हुआ है, बीच में उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का एरिया आ जाता है। तो यहां पर ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का वह क्षेत्र जो रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो रंगाई छपाई की यदि बात करें, बांसवाड़ा, गोसुंडा, निम्बाड़ा और आकोला, आकोला जो है वो रंगाई छपाई का केंद्र माना जाता है। भोपाल सागर और कपासन के बीच में स्थित है और यहां पर एक प्रसिद्ध प्रिंट है जिसे दाबू प्रिंट कहा जाता है। तो दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? आकोला की प्रसिद्ध है। यहां पर बड़ली माता का मंदिर भी स्थित है, जो हम आगे बड़ली माता से संबंधित बात करने वाले हैं। वहां पर बड़ली माता की पूरी बात करेंगे, बड़ली माता से संबंधित क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो यहां पर ये शुगर मिल की बात की जा रही है, शक्कर बनाने की फैक्ट्री की बात की जा रही है। हमीरगढ़, इसके आसपास तो कपड़ों की बहुत सारी फैक्ट्रियां है। कपासन अभी हमने बात की DAP के खाद की। और भोपाल सागर की यदि बात करें, बिल्कुल भोपाल सागर में भोपाल सागर झील भी है। और यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर तो जिंक लिमिटेड का क्या है? कारखाना है। तो भोपाल सागर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये जो शुगर मिल है ये स्थापित कब हुई थी? 1932 में स्थापित हुई थी और निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। निजी क्षेत्र में राज्य की प्रथम तो राज्य की प्रथम जो चीनी मिल है वो स्थापित हुई यहां पर। इसके बाद में क्रमशः हम बात करें केशोराय पाटन में भी स्थापित हुई और उसके बाद में गंगानगर में भी स्थापित हुई। तो यहां पर ये चीनी मिल की बात हुई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आपके सामने दृश्य है। बनास, बेड़च, गंभीर और चंबल नदी। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर आप कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं जी। तुर्रा कलंगी जो है वो गोसुंडा का प्रसिद्ध है ना, भवाई के लिए भी प्रसिद्ध है, उसकी बात हम करने वाले हैं। बिल्कुल शुभम जी कह रहे हैं मेरा गांव तुर्रा कलंगी कागज उद्योग और गोसुंडा बांध के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, इनके गांव में तुर्रा कलंगी होता है। दंगल ख्याल है तुर्रा कलंगी, है ना। तो यहां पर जो गंभीरी आंसर दे रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये गंभीर लिखा हुआ है ना कि गंभीरी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बड़ी नदी जो है वो बेड़च नदी है, छोटी नदी है गंभीरी। आगे चलकर बेड़च जो है वो अपना नाम पूरी तरीके से स्थापित करती है। यहां पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। यहां पर हम बात करते हैं जावद की पहाड़ियों से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? गंभीरी। और इस तरफ से एक नदी आ रही है जो क्या है? बेड़च। और ये आगे जाके बनास नदी में जाके मिल जाती है। तो लगभग चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो उसके संगम पर बसा हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये दोआब का क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर तो चित्तौड़गढ़ का गांधीनगर शहर बसा हुआ है जो चित्तौड़गढ़ की सबसे पुरानी बस्ती मानी जाती है। तो यहां पर यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेड़च सही हो जाएगा। ये गंभीर नदी है, गंभीरी नदी नहीं है। गंभीरी नदी जो है तो यहां पर हम प्लस करके लिख लेंगे गंभीरी, दो नदियां हो जाएगी। बेड़च और गंभीरी के संगम पर एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। पहाड़ी कौन सी? चित्रकूट पहाड़ी है। इसे हम पठार यदि हम कहेंगे तो मेसा का पठार यहां पर सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। एक बार क्लास को आप पुनः शेयर कीजिए, जितने भी भाई अभी लाइव चल रहे हैं, है ना। आपको सौगंध है इस क्लास की कि आपको ये क्लास शेयर करनी है और लाइव का आंकड़ा आज छूना चाहिए, है ना। पूरी तरीके से बहुत मेहनत लगी है। आज पूरे दिन चित्तौड़गढ़ का मैंने रिसर्च किया है। मैं खुद मूल निवासी हूं चित्तौड़गढ़ का, लेकिन आज चित्तौड़ के बारे में मैंने इतना विस्तार से रिसर्च किया कि एग्जाम में कोई प्रश्न चित्तौड़ से बचना नहीं चाहिए यहाँ पर, है ना। एग्जाम की दृष्टि से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हम बात यहाँ पर ऐतिहासिकता की करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो प्रसिद्धि है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में बात करें कि जब पद्मिनी मूवी बनी थी उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी हाईलाइट रहा था। उस समय कई घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा। उस समय उसको काफी बार सर्च किया गया उस दुर्ग को, इसलिए उसकी महत्ता उसके बाद में आने वाले एग्जामों में बहुत बढ़ गई। बिल्कुल, तो क्लास को शेयर कीजिए। जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं क्लास को लाइक कीजिए, उसके बाद में आपको क्लास को शेयर करना है। बिल्कुल, है ना। मजेदार क्लास आपके लिए हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गंभीरी बांध जो है वो किस गांव के निकट बसा हुआ है? अब देखो यहां पर यदि हम बात करें गंभीरी बांध की तो अधिकतर गंभीरी बांध के बारे में क्या आता है? निम्बाहेड़ा आता है।
निम्बा हेड़ा, कौन सा? जेके सीमेंट फैक्ट्री वाला निम्बाड़ा। लेकिन यदि हम बात करें गंभीरी बांध जो है, पहली बात तो गंभीरी नदी पर बना हुआ है, मोरवन बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। ये जो बांध है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है। तो अप्पावास, यहां पर तो गोसुंडा बांध बसा हुआ है। गोसुंडा बांध कहां पर बना हुआ है? यहां पर है। और राशमी की बात करें तो यहां पर मातृकुंडिया बांध है। गिलूंड और राशमी के बीच में इसका पड़ाव पड़ता है मातृकुंडिया बांध का। अरनोदा की यदि हम बात करें तो अरनोदा या इसके निकट एक गांव है अरनिया जोशी, अरनिया जोशी। तो इन दोनों गांवों के बीच में जो है ये बांध पड़ता है और बांध का दृश्य आपके सामने दिख रहा है। तो बिल्कुल, तो ये जो बांध है ये इस बांध के गेट हैं और इसके यहां पर इस तरफ से रास्ता बना हुआ है। पास ही मछली पालन केंद्र भी है और यहां पर दो रास्ते जो हैं ये पहाड़ियों से इस तरफ से होके एमपी की तरफ जाया जा सकता है। तो इस तरफ जो है ये गांव अरनिया जोशी है और इससे आगे निकलने पर इस तरफ अरनोदा गांव पड़ता है। उसके बीच में ये बांध बना हुआ है। बहुत ही भव्य बांध है, बहुत ही बड़ा बांध है। इस बार बारिश कम होने के कारण ये बांध पूरी तरीके से नहीं भरवाया, लेकिन जब ये बांध पूरी तरीके से भर जाता है तो कम से कम 8-10 किलोमीटर की परिधि में इसका पानी हो जाता है। बिल्कुल, तो यहां पर गंभीरी नदी के ऊपर बना हुआ है। अरनोदा और अरनिया जोशी गांव के बीच में बना हुआ है ये बांध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का जो क्षेत्र है पठारी बाग, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भोराट की यदि हम बात करें तो भोराट तो गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का क्षेत्र कहलाता है। गिरवा उदयपुर के चारों तरफ गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है। ऊपर माल जो है वो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर माल हो जाएगा। और उड़िया का जो पठार है राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कपासन में स्थित प्रसिद्ध दरगाह है। तो चल फिर सात दरगाह की यदि हम बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर है ना, गोल प्याऊ के निकट पड़ती है ये चल फिर शाह की दरगाह। लेकिन ये जो फोटो दिख रहा है ये हजरत दीवाना शाह की दरगाह है। राजस्थान की दूसरी बड़ी दरगाह ये मानी जाती है ख्वाजा साहब अजमेर के बाद में। और शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है ये नरहड़ के पीर झुंझुनू के हैं और नरहड़ में इनकी दरगाह है। तो जो दीवाना शाह है उनका उर्स यहाँ पर बढ़ता है। बहुत ही भव्य ये दरगाह है। कपासन से भासोड़ा रोड पर ये पड़ती है। कपासन से जैसे ही निकलते हैं कपासन कोर्ट के पास में दरगाह पड़ती है, ऑन रोड ही ये दरगाह है। बिल्कुल हजरत दीवाना साहब की दरगाह है। नेक्स्ट बात करें, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से कौन सी नदी निकलती है? किस नदी का उद्गम है वो बस्सी से होता है? तो गंभीरी की अभी हम बात कर रहे थे, जावद की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल की बात करें तो जनाबाव की पहाड़ियां कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है। बेड़ज की बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। तो भाई बामणी जो नदी है वो कहां से निकलेगी? बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ से निकलेगी। और बामणी और चंबल के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो ये जो अभ्यारण्य है यहां से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित सबसे बड़ा महल कौन सा है? फतेह प्रकाश महल की बात करें 1911 में बना हुआ है। महाराणा फतेह सिंह जी ने बनाया, क्योंकि उनके समय में चित्तौड़ पर सभी इमारतें जो थी लगभग वो खंडर हो चुकी थी। इस वजह से उन्होंने अपने लिए बनाया, लेकिन उनको रहने का इतना मौका वहां पर नहीं मिला। पद्मिनी महल ये बहुत ही पुराना है, छोटा महल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। रतन सिंह महल की बात करें, राणा रतन सिंह है ये, तो यहां पर रतन सिंह जी का महल भी स्थित है। राणा कुंभा की यदि हम बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है। ये तो अभी बहुत ही छोटा यहां पर दृश्य लिया गया है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। और प्रेम रतन धन पाए जो मूवी है उसकी शूटिंग यहां पर की गई है और एक छोटा सा दृश्य उसमें लिया गया है। कई फिल्मों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शूटिंग की गई है जिसमें कुंभा महल जो है वो सबसे प्रमुख रहता है। तो राणा जी कुंभा का जो महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित सबसे बड़ी रिहायशी भवन या सबसे बड़ा महल माना जाता है। नेक्स्ट आ गया है प्रश्न, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी के निकट स्थित है? देखो चंबल, बनास, बेड़च और कोठारी। तो चंबल प्लस बामनी हो जाएगा यहां पर। अब इस दुर्ग से संबंधित क्या फैक्ट है? तो पहली बात तो ये जो नदी है पास में ये कौन सी बड़ी नदी है? ये चंबल नदी है। इसके बारे में यदि बात करें तो ये व्यापारियों द्वारा निर्मित है। व्यापारियों द्वारा निर्मित। भाई हम तो जानते हैं कि राजस्थान में ज्यादातर जो दुर्ग है उनका निर्माण किसने करवाया? राजा महाराजाओं ने अपने रहने के लिए करवाया। लेकिन ये एक ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया? व्यापारियों ने करवाया। और व्यापारियों के नाम क्या था? एक का नाम था भैंसा शाह, भैंसा शाह, और दूसरा का नाम था रोड़ा चारण, रोड़ा चारण। तो ये दो व्यक्ति थे, वो ये
दुर्ग बनवाते हैं। देखो कितना भव्य दुर्ग है। और यहीं पर आसपास में क्या है, अभयारण्य क्षेत्र भी है। अभयारण्य क्षेत्र जो है कौन सा, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो है वो इसके निकट ही स्थित है। इसका मतलब ये जो दुर्ग है कौन से अभयारण्य में बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में बना हुआ है। मुख्य नदी है यहाँ पर चंबल नदी और बामनी नदी, दो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया है, भैंसासा और रोडाचारण। राजस्थान में स्थित जो जल दुर्ग है, जल दुर्गों की जो श्रेणी है उसमें एक श्रेष्ठ दुर्ग ये माना जाता है। बिल्कुल नदी के किनारे बना हुआ है। तो यहां पर नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल और बामनी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है। बाण माता के मंदिर की बात करें, सिसोदियाओं की कुल देवी मानी जाती है। बाण माता का जो मंदिर है चित्तौड़ के अलावा उदयपुर में भी है। खड़ेश्वर महादेव की यदि हम बात करें तो ये सिटी के अंदर स्थित है, शहर के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ शहर में बना हुआ है ये। तो कालिका माता का मंदिर ये बिल्कुल प्रसिद्ध मंदिर है। 8वीं शताब्दी तक ये सूर्य मंदिर माना जाता था। तुलजा भवानी है ना, शिवाजी जो है उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। तुलजा भवानी का भी यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। तो खड़ेश्वर महादेव यहाँ पर अलग हो जाएगा, जो दुर्ग पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से राणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों की संख्या क्या है। तो इससे ये पता चलता है, वीर विनोद में 84 दुर्गों का वर्णन दे रखा है। राणा कुंभा के समय दुर्ग जो बने उनकी जो संख्या है 80, 55, 32 या 35। देखें, फास्ट कमेंट कीजिए, बिल्कुल देखें, बिल्कुल बारीकी से हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से ही हूं, इस वजह से चित्तौड़गढ़ की आपको बेसिक जानकारी एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से दे रहा हूं। प्रत्येक जिले से संबंधित खगाल लिए प्रश्न, एक भी प्रश्न वहां से बाहर जाने वाला नहीं है। और हम वर्णात्मक क्लासों की बात करेंगे, उसमें तो हम प्रत्येक टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा लगेगा जब हम जिला दर्शन में चित्तौड़ दुर्ग को पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि हम कला संस्कृति में दुर्गों के बारे में जानकारी ले रहे हैं पूरी डिटेल में। 32 दुर्गों का यहाँ पर आंसर आ रहा है, 37 भी आंसर आ रहा है। तो जो 32 दुर्ग है वो राणा कुंभा के समय में निर्मित हुए थे, जिसमें प्रमुख दुर्ग जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग मान सकते हैं। चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो उसके राणा कुंभा आधुनिक निर्माता है, वहां पर अधिकांश जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 32 दुर्ग हो जाएगा। अचलगढ़, बहुत सारे भौमट दुर्ग, बहुत सारे दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मेवाड़ के किस शासक ने मुगल बादशाह की अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखो यहां पर प्रश्न यह भी हो सकता था कि मुगल बादशाह अकबर जो है उसके समकालीन मेवाड़ के कौन कौन से शासक हैं। तो महाराणा उदय सिंह जी की बात करें तो 1437 में मावली के युद्ध में इन्होंने बनवीर को पराजित कर लिया था और 1572 तक ये शासक रहते हैं। तो इनका जो शासन काल है वो 1400 नहीं 1500 है। ये 1500 यहां पर मान सकते हैं हम, 1540 हम इनका शासनकाल मान सकते हैं। महाराणा प्रताप का जो है वो 1572 से लेकर 97 तक मान सकते हैं। अमर सिंह जी का जो है 1597 से लेकर 1620 तक इनका शासनकाल था। अमर सिंह जी के बाद में इनके पुत्र कर्ण सिंह शासक बनते हैं, महाराणा कर्ण सिंह, जो 1620 से लेकर 1628 तक शासक रहते हैं। उसके बाद में जगत सिंह जी शासक बनते हैं, वो 1628 से लेकर 1652 तक शासक रहते हैं। उसके बाद में राज सिंह जी शासक बनते हैं, जो 1652 से लेकर 1680 तक शासक रहते हैं। और उसके बाद में उनके पुत्र महाराणा जय सिंह जी शासक रहते हैं, जो 80 से लेकर 98 तक शासक रहते हैं। और इसी तरीके से यह क्रम चलता रहता है। जी बिल्कुल। तो सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं, ठीक है, फास्ट कमेंट चल रहे हैं, इसलिए एक एक का आंसर देना पॉसिबल नहीं। तो अब यहां पर जो मुगल बादशाह अकबर से अधीनता की बात की जा रही, तो भाई मेवाड़ के किसी शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा उदय सिंह की यदि हम बात करें तो यहां पर इन्होंने शेरशाह सूरी को दुर्ग की चाबियां सौंप दी, बोले हम युद्ध नहीं कर रहे। तो यहां पर कह सकते हैं कि इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में अमर सिंह जी के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, लेकिन तब तक अकबर की फाइल सलट चुकी थी। इनका जो अकबर का शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 का माना जाता है। तो ये 3 शासक जो है वो इसके समकालीन माने जाते हैं। घोड़ा बादल की यदि बात करें तो घोड़ा बादल किस मेवाड़ के शासक के सेनापति थे। देखो यहां पर रावल रतन सिंह की बात करें, महाराणा उदय सिंह की बात करें, महाराणा संग्राम सिंह की बात करें, तो रतन सिंह जी जो है वो इनके समय में घोड़ा बादल शासक थे। चित्तौड़ के प्रथम शाके में वीर गति को प्राप्त हुए थे। पद्मिनी के चाचा और
भाई थे। यहाँ पर गोरा बादल जो है आपस में क्या है, चाचा भतीजा है। गोरा बादल महल भी बना हुआ, देखो ये जो है यहाँ पर गोरा बादल महल स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, खंडर अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर एक स्मृति है इनकी। तो यहाँ सियल द्वीप से यहाँ आकर रहने लगे थे। रतन सिंह के सबसे विश्वास पात्र सेनापतियों में से एक माने जाते हैं। चित्तौड़ के दूसरे साके के समय मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जयमल फत्ता की बात करें, इनके साथ में कल्लाजी राठौड़ को भी ऐड कर लेते हैं। कल्लाजी राठौड़, क्योंकि जयमल जी को इन्होंने अपने कंधे पर बिठा के युद्ध करवाया था। गोरा बादल की बात करें तो ये तो पहले साके से संबंधित है, पहला साका। और तीसरे साके की बात करें तो ये थर्ड से संबंधित है। दूसरे में रावत बाग सिंह जो देवलिया के रहने वाले थे, इनके नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने क्या किया था, केसरिया किया था। और कर्णावती जो है यहां पर, तो उन्होंने क्या किया था, कर्णावती, इन्होंने क्या किया, जौहर किया। तो जौहर जो है वो इनके समय में हो जाएगा। आला उदर जो है वो परमर्दी देव चंदेल के प्रसिद्ध शासक है, जो साहेबा पाओबा के युद्ध से संबंधित है। रावत बाग सिंह यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में किस जगह सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है? तो अब यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्येक ऑप्शन की यदि हम बात करें तो निम्बाड़ा के अंदर जेके सीमेंट का कारखाना है, जो राजस्थान में उत्पादन क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मांगरोल, खारिया, खंगार और घोटन सभी जगह सफेद सीमेंट के कारखाने हैं। मांगरोल वाला ये भी किसके अधीन है, जेके के अधीन है। खारिया खंगार जोधपुर में है, घोटन नागौर में है। तो जो मांगरोल में स्थित जेके सीमेंट का कारखाना है वो व्हाइट सीमेंट का माना जाता है। राम रावण मेले की बात करें तो ये कहां भरता है, निम्बाड़ा, मंडोर, कपासन, बड़ी सादड़ी में भरता है। और चैत्र नवरात्र के अंदर यहां पर इस रावण का जो है वो दहन किया जाता है। तो रावण मंदिर की बात करें, मंडोर में बना हुआ है और रावण का वहां पर ससुराल था। लेकिन बड़ी सादड़ी की बात करें तो यहां पर राम रावण मेला बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? पोखरण जो है वो भारत का शक्ति स्थल कहलाता है। यहां पर पोखरण जो है भारत का शक्ति स्थल कहलाएगा, भारत का शक्ति स्थल। लेकिन यदि हम बात करें रावत भाटा की, तो रावत भाटा जो है वो परमाणु नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर ये परमाणु भट्टियां भी लगी हुई है, देखो चंबल नदी के किनारे है और यहां पर इनसे बिजली बनाई जाती है। दाबित भारी जल संयंत्र भी यहां पर स्थापित है। रावत भाटा जो है वो चित्तौड़गढ़ कोटा रोड पर पड़ता है ना। तो यहां पर हमने रावत भाटा की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा बांध या जलाशय जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित नहीं है? राणा प्रताप सागर की बात करें, चंबल नदी पर बना हुआ है ये। भोपाल सागर झील जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ रोड के बीच में पड़ती है। मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी के किनारे है और कहां पर पड़ेगा, ये भिलवाड़ा के अंदर पड़ेगा। भागोर सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई, तो ये अलग हो जाएगा। मातृकुंडिया बांध जो है वो बनास नदी के ऊपर है। चंद्रभागा नदी भी बहुत सारी पुस्तकों में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में ये किसने कहा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया? तो यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, जो अधिकतर राजस्थान की इमारतों की, युद्धों की तुलना विदेशों से कर रहे हैं। लेकिन यहां की हम बात करें तो अकबर के समय में एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिनका नाम था अबुल फजल। इन्होंने बहुत सारा नाम दिया। इन्होंने रणथंभौर के बारे में भी कुछ कहा, इन्होंने जालोर दुर्ग के बारे में भी कुछ कहा, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के बारे में भी कहा। तो इन्होंने चित्तौड़ के बारे में क्या कहा, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ दुर्ग के सामने सभी दुर्ग क्या है, फेल है, कोई उनका वैल्यू नहीं है। बदायूनी की बात करें, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रसिद्ध थे और कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार ने। अबुल फजल की यदि हम बात करें तो उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को कहा था। आज क्लास की थोड़ी समय सीमा है, इस वजह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम डिटेल से बात नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम जितनी आवश्यकता है उतनी यहां पर हम बात करते हैं। 37वां जो प्रश्न है वो चल रहा है, 50 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में हम समय बचेगा तो आगे बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में स्थित किस जगह हीरे के भंडार प्राप्त हुए? तो यहां पर केसरपुरा जो है वहां पर अभी पता लगा है। देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, पवन ऊर्जा परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। नगरी जो है वो सीवी जनपद की राजधानी थी, प्राचीन नाम है मध्यमिका। अकोला जो है यहां पर क्या है, बड़ली माता का मंदिर स्थित है। बड़ली माता का
मंदिर। आगे प्रश्न से संबंधित और भी हम फैक्ट यहां पर लेंगे, तो यहां पर केसरपुरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कहां से माना जाता है? रावत भाटा से, सीलू गांव से, 84गढ़ से, भैंसरोडगढ़ से। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये सीलू गांव जो है वो कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है जालोर में, और यहां से जो है नर्मदा नहर जो है वो यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ जो कि कहां पड़ता है? रावत भाटा भैंसरोडगढ़ में पड़ता है, यहां से चंबल नदी प्रवेश करती है। थोड़ा आगे आने पर इस पर राणा प्रताप सागर बांध भी है, यहां पर चूलिया जलप्रपात भी है। चित्तौड़ दुर्ग की बात करते हैं, ये किस पठार पर बना हुआ है? देखो, भोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, लसाड़ी का पठार या मेसा का पठार? मेसा का पठार या चित्रकूट पहाड़ी, जो कि इसका निर्माण जो है वो करवाने वाले व्यक्ति थे चित्रांगद मौर्य, इस वजह से इसका नाम चित्रकूट पहाड़ी पड़ गया। मेसा के पठार की बात करें 620 मीटर, और ये ऊंचाई जो है ये समुद्र तल से है। समुद्र तल से यदि इस पठार की ऊंचाई नापे तो 620 मीटर के आसपास पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित नहीं होती है? अभी गंभीरी की हम बात कर रहे थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसके किनारे है। ओराई नदी बिल्कुल चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। कोठारी नदी जो है उसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़ में नहीं है, राजसमंद से भीलवाड़ा होते हुए फिर ये आगे निकल जाती है। वागन, परवन, गुजराल, इस तरह के बहुत सारे नाम है जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित आते हैं। कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है? देखो, यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। बस्सी अभ्यारण्य तो प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ के निकट ही है, जहां से बामनी नदी का उद्गम होता है। भैंसरोडगढ़ अभी हमने बात की, एक जलीय अभ्यारण्य है, चंबल नदी पर बना हुआ है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये जमवा रामगढ़ जयपुर के आसपास का एरिया है, उसे माना जाएगा। नेक्स्ट है, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो यहां पर यदि हम काष्ठ कला के लिए बात करें बस्सी की, तो यहां के प्रभात जी सुथार जो है वो इसके जनक माने जाते हैं। बस्सी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। और मोलेला गांव जो कि राजसमंद का है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। राजगढ़ भी बस्सी के निकट ही है, और ये नगरी और ये लगभग सभी आसपास ही पड़ता है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये लकड़ी का देव विमान है ना, जिसे हम बेवाण कहते हैं स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नारियल खोल की जो चूड़ियां है उसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आकोला, अभी बल्ली माता की बात कर रहे थे। बस्सी, जिसमें बस्सी अभ्यारण्य की बात की। गोसुंडा में गोसुंडा डैम की बात की। कपासन में हमने एक तो डीएपी खाद के कारखाने की बात की। दूसरा, स्वर्गीय कोमल कोठारी का संबंध भी यहीं से है। और नारियल खोल की चूड़ियों के लिए भी कपासन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित सत्य कथन नहीं है। देखो, बिल्कुल बारीक सा अंतर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यह जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सीमेंट बहुत उत्पादित होती है। राज्य में सर्वाधिक नदियां इसी जिले में है, बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है। जिले की आकृति जो है वो घोड़े की नाल के समान है, लेकिन यहाँ पर 9 गजा पीर की जो मजार है वो निम्बाड़ा में नहीं है, वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कौन सी मजार है? 9 गजा पीर की मजार है। तो ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये अलग हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। यहां पर लकवे ग्रस्त पीड़ितों को ठीक करने के लिए जो मान्यता है वो किस लोक देवी की है? आसावरा माता, मरमी माता। तो मरमी गांव में स्थित चामुंडा माता का जो मंदिर है बनास नदी के किनारे, ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यहां पर है। बड़ली माता की यहां पर हम बात करें तो बड़ली माता जो है वो कहां पर है? आकोला के अंदर है। अभी हम आकोला की बात कर रहे थे। कालिका माता जो है इसका मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो जो आसावरा माता है, जिसे आवरी माता भी कहते हैं, मंदिर कहां पर है? निकुंभ में है। तो आवरी माता जो है वो लकवे ग्रस्त पीड़ितों के लिए एक तरह से वरदान है। यहां पर बारडोली के शिव मंदिरों की यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर देखो 2 शब्द आएगा, एक तो है आपके बारडोली और एक आएगा बारडोली, या इसे बांडोली भी आप कह सकते हैं। तो ये जो बांडोली है ये कहां पर है? उदयपुर में है। तो इसके बारे में तो हम जानते हैं, महाराणा प्रताप से संबंधित स्थल है। और ये जो बारडोली है ये कहां पर है?
रावत भाटा के निकट है। रावत भाटा कहां है? चित्तौड़गढ़। तो बारडोली के जो शिव मंदिर है उनको प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी, कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान नगरी का प्राचीन नाम क्या है? देखो सत्यपुर सांचौर का नाम है। सीवी जनपद की तो ये राजधानी थी। मध्यमिका इसका प्राचीन नाम था। और अहित छत्रपुर का मतलब क्या हो गया? नागौर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करते हैं, राज्य का कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्र घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों के जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है उसका नाम है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। तो जहां जहां चंबल नदी निकलती है वहां पर ये बना हुआ है। तो जो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो इसी का एक हिस्सा है, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है वो कहां पर है? चंदेरिया, जावर, देवारी। देखो सभी जगह प्लांट है जो इसका परिशोधन करते हैं। राजपुरा दरिबा राजसमंद के अंदर है ना, रेल मंगरा के पास में पड़ता है। चंदेरिया के अंदर यह प्लांट स्थित है। इसकी स्थापना 1966 के अंदर की गई। और जिंक का मतलब क्या होता है? यहां पर दो शब्द हो रहा है, जिंक है ना, यहां पर सीसा जस्ता की बात की जा रही। तो जस्ता मतलब जिंक और सीसा का मतलब लेड हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्या होता है? जस्ते का परिशोधन किया जाता है। जावर के अंदर जो खान है सीसा जस्ता की हम सभी जानते हैं। देवारी में भी यह प्लांट स्थित है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा जब हम बात करेंगे तो वो चंदेरिया के अंदर आएगा। आज का जो लास्ट हमारा एपिसोड है उसकी यदि हम यहां पर बात करें तो एक नवलखा से संबंधित कुछ फैक्ट है। आज का लास्ट हमारे नवलखा से संबंधित फैक्ट, नवलखा झील कहां पर है? बूंदी में है। नवलखा बांध कहां पर है? बूंदी में है। नवलखा महल की बात करें उदयपुर में है। नवलखा बावड़ी की बात करें डूंगरपुर में है। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नवलखा दुर्ग जो है वो भी झालरा पाटन के अंदर स्थित है, झालावाड़ जिले में ये आता है। नवलखा मंदिर की बात करें पाली में है। नवलखा तीर्थ की बात करें पाली में है। नवलखा कुंड की बात करें वो पाली में है। नवलखा बाग की बात करें भरतपुर में है। और नवलखा सरोवर की बात करें बारा में है। नवलखा जालरा जो है जोधपुर में है। और नवलखा दरवाजा कहां पर है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और ये है आपके संकल्प परिवार का एक अनूठा प्रयास। तो आज की क्लास जो है थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। और कल हम एक नई क्लास के साथ बात करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद भी आप सभी मित्रों को क्लास को शेयर करना है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हम इसी जोश जुनून के साथ में बात करते रहेंगे। कल हम नेक्स्ट जिला दर्शन की बात करेंगे। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत है ना। बाद में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से इसको आप नोट डाउन कर लेना। जय हिंद जय भारत आज के लिए।